काली और गोरी अनाथ बहनें। एक गांव में दो अनाथ बहनें रहती थी। एक का नाम नीरू और दूसरी का नाम राधिका था। राधिका नीरू से बड़ी थी और उसका रंग सांवला था। वहीं दूसरी तरफ नीरू बहुत खूबसूरत थी और उसका रंग भी गोरा था। राधिका अक्सर पढ़ाई लिखाई में अपना ध्यान लगाया करती थी और घर के सभी काम भी वही करती थी। घर चलाने के लिए वो नौकरी भी करती थी, तो वहीं दूसरी तरफ नीरू केवल अपनी खूबसूरती का ही ध्यान रखा करती थी। एक दिन उनके घर पर उनकी मुंह बोली पड़ोस की मौसी आती है। अरे राधिका बेटा, क्या कर रही है? जरा मुझे थोड़ी सी चीनी तो दे दे। मेरे घर पर चीनी खत्म हो गई है। अरे मौसी जी, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए चीनी लेकर आती हूँ। राधिका रसोई में चीनी लेने के लिए जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ सावित्री नीरू को श्रृंगार करते हुए देखती है। अरे नीरू बेटा, तुम इतना श्रृंगार क्यों कर रही हो? तुम्हें तो श्रृंगार करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तुम तो पहले ही बहुत खूबसूरत हो। ये श्रृंगार से ध्यान हटाकर पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगा लो। बेटी, यही सही समय है पढ़ाई लिखाई करने का, नहीं तो कोई भी लड़का तुम्हें पसंद नहीं करेगा। अरे मौसी जी, आपको ऐसा क्यों लगता है? जरा देखो तो सही, मुझ में किसी भी चीज की कमी ही नहीं है। मैं इतनी खूबसूरत हूँ और गोरी हूँ कि कोई भी लड़का मुझे नापसंद कर ही नहीं सकता। बेटी, आजकल पढ़ी लिखी और समझदार लड़कियों का जमाना है। सुंदरता कोई नहीं देखता। तुम सुंदर हो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे अंदर उतने गुण भी तो होने चाहिए। अरे मौसी जी, अपने पति को रिझाने के लिए मेरे अंदर सारे के सारे गुण हैं। आप चिंता मत करो। नीरू की बातें सुनकर सावित्री चुप हो जाती है, जिसके बाद राधिका सावित्री को चीनी लाकर दे देती है। मौसी जी, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। ये लीजिए मौसी जी, मैं आपके लिए चीनी ले आई हूँ। अरे राधिका बेटा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। चल, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर सावित्री वहां से चली जाती है, जिसके बाद राधिका दोबारा से अपनी पढ़ाई करने लगती है। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है। नीरू राधिका के साथ उसका किसी भी काम में हाथ नहीं बटाती। वो केवल अपनी खूबसूरती और अपनी सहेलियों के साथ ही लगी रहती। शाम के वक्त उसकी सहेलियां उसके घर आती हैं। अरे नीरू, कहाँ पर है तू? जल्दी से यहाँ पर आ। देख, आज सिनेमा हॉल में कौन सी मूवी लगी है? अच्छा बता तो सही, आखिर कौन सी मूवी लगी है सिनेमा हॉल में? वैसे वहाँ पर तो बहुत सुंदर सुंदर लड़के आते हैं। अरे हाँ हाँ, एक से एक सुंदर और एक से अमीर लड़का आता है। चल, जल्दी से तैयार हो जा। सिनेमा हॉल चल रहे हैं, वहाँ पर मूवी देखेंगे और अगर कोई लड़का पसंद आ गया तो उसे पटा भी लेंगे। नीरू अपनी सहेलियों की बात मान लेती है और तैयार हो जाती है, जिसके बाद वो अपनी बहन के पास जाती है और कहती है, दीदी, मुझे थोड़े पैसे की जरूरत है। आज सिनेमा हॉल में मेरी पसंद की मूवी लगी है, मुझे वो मूवी देखनी है। अरे नीरू, तुम बहुत ज्यादा खर्चा करने लगी हो। जब देखो मूवी देखने सिनेमा हॉल पहुंच जाती हो। तुम जानती हो, हम दोनों ही अनाथ हैं। मैं जितना कमा पाती हूँ उतने में केवल घर ही चल पाता है और फिर मुझे हमारी पढ़ाई का खर्चा भी निकालना होता है। अरे दीदी, मैं तो वैसे भी पढ़ती नहीं हूँ। पढ़ती तो केवल आप ही हो। आप मुझे यही समझकर पैसे दे दिया करो कि मैं अपनी पढ़ाई के लिए ही आपसे पैसे ले रही हूँ। नीरू जैसे तैसे करके अपनी बातों को मनवा लेती है, जिसके बाद राधिका नीरू को पैसे देने के लिए मजबूर हो जाती है। नीरू पैसे लेकर बहुत खुश होती है और अपनी सहेलियों के साथ सिनेमा हॉल चली जाती है। सिनेमा हॉल में उसे एक बहुत सुंदर सा लड़का पसंद आता है। अरे वाह, देख ममता, लड़का कितना खूबसूरत है। मेरी शादी तो उसी से होनी चाहिए। लगता है अमीर भी है। अरे हाँ, ये तो सुंदर है और तेरी जोड़ी इसके साथ बहुत अच्छी लगेगी। तू चिंता मत कर, तेरा टाका उस लड़के के साथ हम जरूर भिड़वाएंगे। शिल्पा और ममता उस लड़के से बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन कर नहीं पाती, क्योंकि वो लड़का अपने दोस्तों के साथ अपने घर निकल जाता है। नीरू भी अपनी सहेलियों के साथ वापस अपने घर लौट आती है और पूरी रात उस लड़के के बारे में सोचती रहती है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, अरे नीरू, उठ जाओ, तुम अभी तक सो रही हो। जल्दी उठो, आज हमें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। लड़के का नाम सुनते ही नीरू नींद से जाग जाती है और तुरंत नहाने के लिए चली जाती है। नहाने के बाद वो सुंदर सी ड्रेस पहनकर आती है और बहुत खूबसूरत लगती है। अरे वाह नीरू, तुम तो झटपट तैयार हो गई।
वैसे बहुत खूबसूरत लग रही हो। लगता है आज तो लड़के वाले तुम्हें ही पसंद करके चले जाएंगे। अब मैं हूँ ही इतनी सुंदर कि क्या बताऊं, लड़के वाले तो पसंद करेंगे ही। राधिका अपनी छोटी बहन की बातों पर हंसकर रसोई में चली जाती है, जिसके बाद वो मेहमानों के लिए नाश्ता बनाने लगती है। कुछ ही देर में लड़के वाले विक्रम को लेकर घर पर आ जाते हैं। विक्रम और कोई नहीं, वही होता है जिसे नीरू ने सिनेमा हॉल में देखा था। अरे वाह, ये तो वही हैंडसम लड़का है जिसे मैंने सिनेमा हॉल में देखा था। मेरी तो किस्मत ही खुल गई। मुझे नहीं पता था कि ये लड़का भी मुझे पसंद करता है। और देखो तो सही, ये तो आज अपने माता पिता को मेरे घर पर ही ले आया। नीरू के मन ही मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ लड़के वालों से उनकी मुंह बोली मौसी और पड़ोस की काकी बात करने लगते हैं। देखिए, नीरू और राधिका दोनों अनाथ लड़कियां हैं, लेकिन इन दोनों की परवरिश पूरे गांव ने मिलकर की है और ये दोनों ही स्वभाव से बहुत अच्छी हैं। नीरू और राधिका की शादी हम बहुत अच्छे से करेंगे। आप शादी की चिंता मत कीजिएगा, ये सभी जिम्मेदारी हमारी है। अरे आप ये कैसी बातें कर रही हो? हमें शादी की कोई चिंता नहीं है। बाकी हमें दोनों लड़कियों के संस्कार दिख ही रहे हैं। आप सभी ने इन दोनों को बहुत अच्छे से संस्कार दिए हैं। मुझे तो दोनों लड़कियां बहुत प्यारी लगी, लेकिन मेरा बेटा विक्रम ये देखेगा कि उसे इन दोनों में से कौन सी लड़की पसंद आई है। सभी लोग विक्रम से पूछते हैं, जिसके बाद विक्रम राधिका को पसंद करता है। ये सब देखकर नीरू बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्से से अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इतनी सुंदर हूँ और वो लड़का भी कितना सुंदर और हैंडसम है। फिर उस लड़के ने मेरी बहन राधिका को क्यों पसंद किया, जबकि राधिका तो सांवली है। नीरू की ये सभी बातें उसकी पड़ोस की मौसी सुन लेती है। इसके बाद वो नीरू के कमरे में आती है और उससे कहती है, देखो नीरू बेटी, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि सुंदरता ही सब कुछ नहीं होता। तुम सुंदर हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें सुंदरता के साथ साथ अपने आप को लायक भी बनाना चाहिए था। सावित्री की बातें सुनते ही नीरू रोने लगती है और कहती है, सही कहती हो मौसी जी, मैंने अपनी खूबसूरती के चलते ना तो पढ़ाई लिखाई सही से की और ना ही घर के कामों में कोई रुचि दिखाई। लेकिन अब मैं समझ गई हूँ, आज से मैं अपने आप को गुणवानी बनाऊंगी। उस दिन के बाद से नीरू को समझ आ जाता है कि गोरे और काले रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान के अंदर उसके गुण सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। नीरू अपनी बड़ी बहन राधिका की शादी में बहुत खुश होती है, जिसके बाद राधिका की शादी धूमधाम से होती है। वहीं दूसरी तरफ राधिका के जाने के बाद नीरू अपना ध्यान पढ़ाई में लगाती है और घर के सभी कामों को भी अच्छे से करती है। कुछ ही समय बाद नीरू को भी एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आता है, जिसके बाद नीरू भी शादी करके अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगती है। शारदा देवी के 2 बच्चे थे, बेटा संजीव और बेटी सुहानी। आज शारदा देवी के घर में बड़ी चहल पहल थी। पूरे घर में रोशनी की जगमगाहट जुगनू के जैसे छिटकी हुई थी। बेटे के ब्याह की बहुत बहुत बधाई हो शारदा। बड़ी लंबी उम्र है तेरी रुंझुन, तुझे ही याद कर रही थी। मुझे लगा काम के सुध-बुध में तू तो मेरे संजीव की शादी भूल ही गई। अरे भूलती कैसे, तेरे घर के गाजे बाजे की गूंज पूरे गांव भर में गूंज रही है। चल बस कर, बारात जाने का समय हो चला है। मैं सुहानी को बुलाकर लाती हूँ। अरे बावरी हो गई है क्या? सुहानी को बारात में लेकर जाने की क्या जरूरत है? पता चले कहीं तेरी बेटी के काले रंग के चलते संजीव की गृहस्थी बसने से पहले ही उजड़ जाए। रुंझुन ऐसा कह ही रही थी कि सामने से चली आ रही सुहानी ये सुनकर टूटे मन से कहती है, माँ, रुंझुन चाची सही कह रही है। वैसे भी कहाँ प्रीति भाभी का सुंदर चेहरा और कहाँ उनकी ननद का काला रंग। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण भैया की खुशियाँ खारिज हो जाए। ऐसा बोलकर सुहानी भीगी पलकों को छिपाए भागकर अपने कमरे में चली जाती है और शारदा फीके मन से अपने बेटे की बारात लेकर दुल्हन बनी बैठी बहू के द्वार पर दस्तक देती है और अग्नि के 7 फेरों के साथ प्रीति अपने पति संजीव और सास शारदा के साथ ससुराल आ जाती है, जहां दूर खड़ी सुहानी अपनी भाभी को देख रही होती है। आजा प्रीति बहू, इस नए घर में तेरा स्वागत है। माँ जी, वो कौन है? वो प्रीति बहू, दरअसल वो मेरी बेटी सुहानी है। मेरी ननद मेरे निगाहों के सामने खड़ी है और मैं पगली उसे पहचान तक न सकी। ऐसा कहते हुए भाभी बनी प्रीति भागकर अपनी ननद को गले से लगा लेती है और झूम उठती है।
मगर सुहानी के लिए ये किसी भ्रम जैसा था, क्योंकि काले रंग के चलते वो लोगों के कड़वे शब्द ही सुनती रहती थी। अरे ये क्या, इस खुशी के मौके पर झूमने की बजाय मेरी प्यारी ननद की आंखों में आंसू क्यों झिलमिला उठे? भाभी, मैं तो आपसे बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। आप इतनी खूबसूरत और मैं कहाँ काली। पहली बार किसी ने मुझे बिना हिचकिचाए गले लगाया है, वरना तो इतने बड़े घर की बेटी होकर भी मेरे काले रंग के चलते अक्सर अपने भी मुझसे कतराते हैं। सुहानी, अपनी भाभी की एक बात कभी मत भूलना, इंसान की छवि किसी रंग रूप का मोहताज नहीं। अक्सर रात के अंधियारे में ही कलम चलाने वाले हाथ दुनिया में अपना नाम बिखेरते हैं। भाभी के खरे बोल उसकी काली ननद के लिए हिम्मत बन जाते हैं। गुजरते समय के साथ काली ननद और गोरी भाभी के बीच का रिश्ता और ज्यादा गहरा हो जाता है। देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं। एक दिन, क्या बात है भाभी, आज आप बड़ी चहक रही हैं। अरे खुश तो होंगी ना, क्योंकि आज मेरी ननद को देखने लड़के वाले जो आ रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब मेरी बन्नू दुल्हन बनेगी और ढोल नगाड़ों की धुन पर ये भाभी अपनी ननद की शादी में दिल खोल कर नाचेगी। अपनी भाभी की आंखों में बंधे शादी के अरमान देखकर सुहानी की नजर अपने काले रंग पर घिर जाती है और उसका मन चिंता में घुलने लगता है। मगर भाभी, आप तो जानते हैं कि मैं कितनी काली हूँ, फिर भला कोई क्यों मुझसे शादी करना चाहेगा? सुहानी, ये मत भूलो मेरी प्यारी ननद कि जोड़ियां भगवान बनाता है। अगर अपनी भाभी पर भरोसा हो तो ये साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ। सुहानी जल्दी से तैयार हो जाती है। कुछ देर बाद कोकिला अपने बेटे के साथ शारदा के घर में घुसते हुए फुसफुसाती है। अरे वाह, घर बार तो एकदम राजमहल के जैसा है। अरे जिसका घर इतना चमक दमक रहा है तो इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि उस घर की बेटी दूध से भी उजली होगी। कोकिला ऐसा बोलकर सोफे पर बैठ जाती है कि सामने से सुहानी को लिए चली आ रही प्रीति को देख शारदा कहती है, ये लीजिए बहन जी, मेरी बेटी और बहू दोनों आ गई। क्या ये कलमुही आपकी बेटी है? अरे मैंने तो सोचा था कि इतने बड़े घर की बेटी खूबसूरत होगी, मगर ये तो चलती फिरती कोयले की खान है। आंटी जी, एक बार सुहानी के सावलेपन को भूलकर मेरी ननद के मिलनसार व्यवहार को देखिए। अरे इतने व्यवहार का क्या अचार डालना है जब रूप में ही खोट है। ना बाबा ना, मुझे तुम्हारी काली ननद से अपने बेटे की शादी नहीं करनी, जिसके काले कदम मेरे घर में पड़ते अंधेरे हो जाएगा। चलती हूँ, जय राम जी की। कोकिला के नीम से कड़वे शब्द सुहानी के मन को तोड़कर रख देते हैं। सुहानी, दिल छोटा मत करो। अक्सर हर इंसान की नजरें हीरे की परख नहीं कर पाती है। समय बीतता है। हर गुजरते दिन के साथ प्रीति अपनी ननद की शादी के लिए कई सारे रिश्ते तलाशती है, मगर हर एक रिश्ते वाले सुहानी का सांवला रंग देखकर फीका रुझान जताकर ना कह जाते हैं। फिर एक दिन प्रीति के घर मंदिर में बैठी माँ पार्वती की प्रतिमा के सामने सर झुकाए हुए कहती है, हे माँ पार्वती, तुम तो सुहागन औरतों की देवी हो। आज ये भाभी झोली फैलाकर अपनी ननद के लिए ये मन्नत मांगती है कि उसकी कोरी हथेली और उसके सूने मांग को विवाह के 16 श्रृंगार से सजाने का वरदान दो। जिस रोज मेरी ननद की शादी पक्की हो जाएगी, ये भाभी भिखारियों को अपने हाथों से 56 भोग बनाकर खिलाएगी और आपको 16 श्रृंगार चढ़ाएगी। अचानक माँ पार्वती के चरणों में चढ़ा फूल प्रीति की झोली में आ गिरता है। उस रोज से प्रीति अपनी ननद की शादी के लिए भूखी प्यासी रहकर निर्जला व्रत करती है। समय बीतता है। अरे प्रीति बहू, ये क्या पागलपन लगा रखा है तूने? ननद की शादी के लिए ऐसी नादानी भला कौन सी भाभी करती है? माँ जी, इस निर्जला व्रत में तो बस भूखा रहना है। अगर अब अपनी ननद की शादी के लिए मुझ भाभी को जान भी न्यौछावर करना पड़े तो भी मंजूर है। भगवान को इस भाभी की मन्नत पूरी करनी होगी। बहू, तू जानती है, कृष्णा कहते हैं, कर्म बिना फल अधूरा मिलता है। हमें सुहानी के चेहरे पर मेहनत करने की जरूरत है। हाँ माँ जी, मुमकिन। अगर मैं अपनी ननद के चेहरे पर घरेलू नुस्खे आजमाऊं तो शायद सुहानी का रंग खुद ब खुद निखर जाए। उस दिन से प्रीति अपनी ननद के काले चेहरे पर अथक प्रयास शुरू करती है। ये लो मेरी प्यारी ननद, इसे अपने चेहरे और शरीर पर मलना है। ये क्या है भाभी? ये हल्दी चंदन का उपटन है सुहानी, इसे लगा लो। ये तुम्हारे चेहरे के लिए फायदेमंद है। ठीक है भाभी।
प्रीति अपनी ननद के चेहरे पर खास ध्यान देती है। धीरे धीरे सुहानी के चेहरे का कालापन कटता चला जाता है और वो साधारण शक्ल की हो गई थी। एक दिन उसके घर एक रिश्ता आता है। जी आइए सुमित्रा आंटी, बैठिए, मैं बस जल्दी से अपनी ननद को लेकर आती हूँ। प्रीति भागती हुई कमरे में बैठी अपनी ननद को नीचे लेकर आती है और कुछ देर के बातचीत के बाद, तो बताइए बहन जी, क्या तय किया आपने? अरे समधन जी, मैं तो पहले से ही तय करके आई थी कि आपकी बेटी ही मेरे घर की बहू बनेगी। सुमित्रा का सुलझा सा जवाब सुनकर भी सुहानी के चेहरे पर एक डर घिरा था और वो बोल पड़ती है, आंटी जी, क्या आपको मेरे सावली सूरत से कोई परेशानी नहीं? अरे नहीं, भगवान जिसे जिस रंग रूप में गढ़ता है वो बेहतर है। तुम मुझे पसंद हो। कुछ दिनों के बाद सुहानी की शादी की रस्में शुरू हो जाती है। हल्दी लगते हुए प्रीति कहती है, हल्दी की रस्म बहुत मुबारक हो मेरी प्यारी ननद। शुक्रिया भाभी, मगर मेरी कोरी हथेलियों में ये हल्दी का रंग आपकी देन है। हल्दी की रस्म के खत्म होने के बाद अगले दिन मेहंदी की रस्म शुरू होती है। प्रीति अपनी ननद के हाथों में मेहंदी लगाती है और आखिरकार शादी का दिन दस्तक देता है। अपनी दुल्हन बनी ननद को शीशे में निहारते हुए भाभी बोलती है, अरे वाह मेरी प्यारी ननद, इस 16 श्रृंगार में तुम्हारा बादामी चेहरा मेरी आंखों में नहीं समा रहा। कहीं मेरी ननद को इस भाभी की नजर ही ना लग जाए। आपकी नजर तो मेरे लिए नूर है भाभी, क्योंकि ये निखार भी तो आपकी देन है। दोनों ननद भाभी आखिरी बार गले लगती हैं और 7 फेरों के साथ सुहानी की शादी हो जाती है। जिसके बाद प्रीति अपने मन्नत को पूरा करते हुए भिखारियों को खाना खिलाकर अपनी ननद के नए जीवन के लिए प्रार्थना करती है। बसंतपुर गांव में आज मातम का माहौल छाया हुआ था। गांव गढ़ की बड़ी भीड़ में सफेद साड़ी में लिपटी उस विधवा को, जिसका नाम सीता था, उसे घेर रखा था। वह अपने पति के शव को उदास आंखों से निहार रही थी। उसका दुख दरिया बनकर बहे जा रहा था। तभी भीड़ में खड़ी रज्जो कहती है, जाने कैसी निगौड़ी किस्मत है बेचारी की, भरी जवानी में भगवान ने इसकी मांग सूनी कर दी। चिल्ला के चले जाने के बाद बब्बन ही तो था जो किसानी बनिहारी करके अपनी दोनों बहन और बीवी का भरण पोषण चला रहा था, मगर अब तो 2 जवान ननद के ब्याह का भार तुझ भाभी के कंधों पर सवार है। चुप हो जा सीता, अगर आंसू बहने से मुर्दे जाग उठते तो गरीब दुखियारे लोगों के बहते आंसू से संसार समंदर में समा गया होता। रज्जो की बात सुनकर सीता आंसू पोंछकर अपने पति का दाह संस्कार करके अपनी दोनों ननद के साथ घर आती है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। तान्या, त्रिशा, खाना खा लो। नहीं भाभी, मुझे भूख नहीं है। तुम्हें भले ही भूख नहीं लगी, मगर मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, और तुम तो जानती हो कि मुझे अकेले खाने की आदत नहीं। बस कीजिए भाभी, इस झूठे हंसी के बोझ तले दबे आंसू को कब तक लुकाएंगी? आप बह जाने दीजिए इस आंसू को, क्योंकि दर्द को सीने में दफन करना नासूर से बढ़कर है। सीता औंधे मुंह धरती पर बैठकर आंसू बहाने लगती है। कुछ देर बाद तीनों बेमन से खाना खाती हैं। क्या हुआ भाभी, खाने की थाली छोड़कर कहाँ खोई हुई हैं आप? कुछ समझ नहीं आ रहा त्रिशा, रसोई के खत्ते खाली हो गए हैं। दाना पानी खरीदने को भी हाथ में एक खोटा सिक्का तक नहीं। कल से कैसे जलेगा चूल्हा? भाभी, एक चारा है जिसे हमारे घर का चूल्हा उदास नहीं पड़ेगा। क्या तान्या? हम तीनों ही जानते हैं सीता भाभी की आप कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। कैसा रहेगा हम ननद भाभी एक ढाबा खोले? मगर तान्या, ढाबा खोलना इतना आसान नहीं, हमें कोई दूसरा उपाय सोचना होगा। भाभी, एक उपाय है। मुझे और तान्या को स्कूल से जो साइकिल मिली है उससे बात बन सकती है। खाना बनाने का भार आप संभाल लो और उन्हें बेचने की जिम्मेदारी हम उन्हें अपनी साइकिल की पिछली सीट पर बांधकर बेचेंगी। सीता अपने मंगलसूत्र को सुनार के हाथों सौदा करके कुछ पैसे मोल लेती है। अगले दिन सीता चढ़ते सूरज की लालिमा के साथ जागकर चूल्हा फूंककर खाना पकाने लगती है और दोनों ननद उन्हें साइकिल पर बांधकर बेचने निकल पड़ती हैं। आओ आओ लोगों और चखो ननद भाभी के भोजनालय में बने चटपटे खाने का स्वाद भरपूरी के साथ। खाने की खुशबू से मांद कर बसंता नाम का एक आदमी उनके पास आता है। अरे क्या क्या बेच रही हो खाने में? 4 रोटी, तड़केदार चावल, मिक्स सब्जी और साथ में चटनी का चस्का भी मौजूद है भाई जी। ठीक है, एक थाली तैयार कर दो। बसंता खाना लेकर बदले में उन्हें पैसे देता है, जिसे लेकर दोनों बहनें आगे निकल जाती हैं। देखते ही देखते दोपहर की धूप ढलते सूरज के साथ मुरझा जाती है। तान्या, अंधेरा गिरना शुरू हो चुका है, वैसे भी थोड़ा ही खाना बचा है, चलो भाभी हमारी राह देख रही होंगी।
फिर तान्या और त्रिशा अपनी साइकिल पर सवार होकर तेजी से घर चली आती हैं। आ गई तुम दोनों, कैसा रहा पहला दिन? उतना खास तो नहीं भाभी, मगर पहले दिन के मुताबिक बेहतर था। पूरे 1000 रुपए की कमाई की है हमने अपने घर के ढाबे से। देखना भाभी, बहुत जल्दी आपकी बनाई खाने की प्रसिद्धि घर घर से पूरे आल्ट बाजार में छा जाएगी। तीनों ननद भाभी लगातार पूरी लगन से ढाबे के सपने के दृढ़ता से थाम कर भरपूर मेहनत करती हैं। जैसे जैसे सीता के हाथों से बने खाने का स्वाद निखरता चला गया, ग्राहकों की होड़ भी होती चली गई और उनका बड़ा इंतजार खत्म हुआ। भाभी, आपके हाथों के खाने की खपत बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है। हाँ भाभी, अब जितना खाना साइकिल पर लेकर जाते हैं वह आधा पहर तक बीत जाता है और खाने की कमी के कारण हम खाली हाथ लौटना पड़ता है। अब हमारे पास खुद के खाने का ढाबा खोलने के लिए पैसे जुड़ गए, क्यों ना हम कल से ढाबा खोल लें? हाँ, तुम सही कह रही हो तान्या। अब हमारे पर अपने इस ढाबे के विचार को साकार करने का आधार है। हम ढाबा खोलेंगे, मगर यह साइकिल से खाने का व्यापार चलते रहेगा ताकि हमारे खाने से बंधे ग्राहक बिखरे नहीं। इसी के साथ तीनों ननद भाभी एक खाली दुकान को भाड़े पर लेकर ननद भाभी भोजनालय के नाम से खाने का ढाबा खोलती हैं। मां अन्नपूर्णा हमारे इस ढाबे पर अपनी दृष्टि फेरना ताकि हमारे ढाबे के खाने का स्वाद ग्राहकों के मुंह में घुल जाए। देखो भाभी, ग्राहक आना शुरू हो गए। त्रिशा, तुम ये रोटियां सेको, मैं झटपट से दाल और सब्जी में तड़का लगा दूं। अगले ही पल तान्या खाने से भरी थाली ढाबे पर बैठे ग्राहकों के सामने परोसती है। ये लीजिए काका, गरम गरम खाना खाइए। एक बार खाएंगे फिर बार बार आएंगे। ऐसा क्या? ये तो तुम ननद भाभी के ढाबे का खाना चक्कर ही पता चलेगा। जैसे ही मनोहर खाने का एक और खाता है, उसके मुंह से बड़ाई के बोल फूट पड़ते हैं। अरे वाह, क्या जायकेदार खाना बनाया है, स्वाद मुंह में घुल गया है। तुम तीनों ननद भाभी का हाथ एकदम नपातुला है। मिर्च मसाले का भरपूर ज्ञान है आपको। शुक्रिया काका। हमारे ढाबे पर खाने के साथ आप अपना ऑर्डर भी दे सकते हैं। यहाँ होम डिलीवरी एकदम फ्री है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल शहर के जोमेटो जैसा है। उसे गांव गढ़वासी भी होम डिलीवरी को जान समझ सकेंगे। ऐसे ही समय बीतता है। धीरे धीरे ननद भाभी के ढाबे के खाने की खुशबू गांव देहात के ग्राहकों में बढ़ चढ़ कर उठती है। अब ननद भाभी के भोजनालय ढाबे पर खाने वालों की बड़ी भीड़ जुटती रहती है। तान्या, त्रिशा, बस इतनी मदद काफी है। अब बस सिगड़ी सुलगाकर रोटियां ही तो सेकनी है। तुम दोनों जाओ और ढाबे की ये डिलीवरी दे आओ, कहीं देर ना हो जाए। अरे भाभी, चिंता ना करो, हमारी साइकिल बुलेट से बढ़कर है। बस मिनटों में ऑर्डर देकर वापस आ जाएंगी। ऐसा कहकर दोनों ननद ढाबे का खाना साइकिल पर लेकर पहुंचने चली जाती हैं, जहां डिलीवरी का ऑर्डर एक बड़े दफ्तर के पास देखकर वह कहती हैं, वो देखो त्रिशा, ये तो किसी अफसर का दफ्तर है। कभी सोचा नहीं था हमारे ढाबे के खाने को इतने बड़े लोगों के बीच में पहचान मिलेगी। जैसे ही वह खाना लेकर अंदर आती हैं, रौनक नाम का एक रईस शख्सियत कहता है, हाँ, ये आप दोनों का ही इंतजार कर रहा था मैं। आपके खाने की खुशबू इतनी उम्दा है कि भूखा दूर से ही भाप जाए। जी शुक्रिया सर, ये तो स्वाद की बात है। हाँ, सो तो है। आपके खाने में घर जैसा स्वाद है, इसलिए मैं आपके ढाबे का खाना पसंद करता हूँ। और मेरे स्टाफ को भी खाना बेहद भाया, इसलिए कल से आप यहाँ 30 टिफिन लेकर आना। ये सुनकर तान्या और त्रिशा का चेहरा खुशी से खिल उठता है। भाभी, हमारे ढाबे के खाने की डिलीवरी से लोगों में चाव बढ़ती ही जा रही है। कल से हमें एक नए दफ्तर में 30 टिफिन खाना पहुँचाना है। ये तो खुशी की बात है। हमारे ढाबे के खाने की खुमारी लोगों में बढ़ रही है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। तीनों ननद भाभी उस ढाबे से दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करती हैं, जिसे उनके घर पर छाई गरीबी की बदरात छट जाती है। देखो भाभी, हमारे ढाबे ने स्वादिष्ट खाने की सुर्खियां बटोरने में महंगे 5 सितारे होटल को भी पछाड़ दिया। हाँ, मुझे अभी याद है, ढाबे के शुरुआती दिन में ये इक्के दुक्के ग्राहक हुआ करते थे, मगर आज यहाँ सैकड़ों लोग हमेशा होते हैं। खरा सच कहा है। हमारा ढाबा आज अपने खाने की पहचान का मोहताज नहीं, मगर हम इस बात को भी नहीं बिसार सकते कि यह साइकिल हमारे इस ढाबे की नींव है। उसने गरीबी के बुरे दिनों में बढ़कर साथ दिया। इसके साथ से ही हमें ये कामयाबी हासिल हुई है। कल तक जिनके पास खाने को एक दाना ना था, आज उनके पास कोई घटी नहीं, क्योंकि उन्होंने ढांढस बांधकर ढाबे की नींव रखी। याद रखें साथियों, मेहनत जितनी बड़ी होती है, प्रतिफल उतना ही बड़ा होता है। शीतल अपने बेटे रंजीत की शादी स्वरा से करवाकर स्वरा को अपने घर ले आती है। अरे वाह, देखो तो सही कितनी सुंदर है मेरी बहू। बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। जा बहू,
अब तू अपने पति रंजीत के कमरे में जाकर आराम कर ले। रंजीत अपनी पत्नी स्वरा को अपने कमरे में ले जाता है, जिसके थोड़ी ही देर बाद शीतल एक गिलास में केसर वाला दूध लाकर रंजीत को देते हुए कहती है, ये ले बेटा, सोने से पहले एक गिलास दूध पी लेना, और हाँ, मेरी बहू का अच्छे से ख्याल भी रखना। इतना कहकर शीतल अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है, जिसके बाद स्वरा और रंजीत भी अपने कमरे में आराम करने लगते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, स्वरा नींद से जागती है और रसोई में जाकर नाश्ता बनाना शुरू कर देती है। ओहो, ये शादी भी कैसी चीज है। शादी के बाद चूड़ियां भी पहनो, गले में हार भी पहनो, और फिर ये मंगलसूत्र। अरे कितना भारी मंगलसूत्र है, थोड़ी देर के लिए इसे उतार देती हूँ। स्वरा अपना मंगलसूत्र उतार कर रसोई में रख देती है, जिसके बाद वो आराम से खाना बनाने लगती है। तभी अचानक से उसकी सास शीतल वहां पहुंच जाती है और अपनी बहू स्वरा को नाश्ता बनाते हुए देख उससे कहती है, अरे वाह बहू, तुम तो समय से ही उठकर नाश्ता बनाने में लग गई। बस यही चाहिए था मुझे अपनी बहू में। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, अब मैं आपको कभी परेशान नहीं होने दूंगी और घर की सभी जिम्मेदारियों को भी अच्छे से संभाल लूंगी। अच्छा ठीक है, चलो मैं नाश्ते की टेबल पर सभी को बुला लेती हूँ। जैसे ही शीतल रसोई से बाहर जाने वाली होती है, उसकी नजर स्वरा के उतारे हुए मंगलसूत्र पर पड़ जाती है। अरे बहू, ये क्या, तुमने अपना मंगलसूत्र अपने गले से उतार दिया? अरे माँ जी, गर्मी बहुत लग रही थी और मुझे इतना भारी मंगलसूत्र पहना नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने इसे उतार कर रख दिया। देखो बहू, गर्मी के कारण मंगलसूत्र को उतारा है तो कोई बात नहीं, लेकिन मंगलसूत्र को कभी भी अपने सीने से अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी रूह हमारे पतियों से जुड़ी होती है। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं काम खत्म होते ही अपना मंगलसूत्र पहन लूंगी। स्वरा की ये बात सुनकर शीतल नाश्ते की टेबल पर अपने बेटे रंजीत और अपने पति उमेश को बुला लेती है। कुछ ही देर में स्वरा भी नाश्ता तैयार करके नाश्ते की टेबल पर लगा देती है। अरे वाह बहू, खाने में से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, चलो खाना शुरू करते हैं। सभी नाश्ता करना शुरू कर देते हैं। अरे वाह बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, बहुत अच्छा खाना बनाया, और ये खीर तो और भी ज्यादा स्वादिष्ट है। सभी अच्छे से नाश्ता करके अपने अपने कामों पर निकल जाते हैं, जिसके बाद स्वरा घर का काम करना शुरू कर देती है। घर का काम करते करते वो फिर से अपने गले से मंगलसूत्र उतारती है और उसे टेबल पर रख देती है। ऐसे ही वो दिन भर मंगलसूत्र को कभी उतारती तो कभी पहनती। ये सब देख शीतल स्वरा को समझाने के लिए उसके पास आती है। अरे बहू, मैंने तुम्हें सुबह भी समझाया था, अपने मंगलसूत्र को अपने गले से अलग मत करना। तुम जानती नहीं हो, एक औरत का मंगलसूत्र तभी उसके गले से उतरता है जब उसका सुहाग उजड़ जाता है। अरे माँ जी, आप भी कितने पुराने ख्यालों की बातें करती हो, भला इस जमाने में ऐसा कुछ होता है क्या? आप चिंता मत करो, मेरे पति रंजीत को कुछ नहीं होगा। मेरे प्यार में इतनी ताकत है कि मेरे पति को कुछ हो ही नहीं सकता। बहू, ऊपर वाले से बड़ा कोई नहीं है, तू उसकी करनी को बदल नहीं सकती, इसलिए हमें कर्म अच्छे करने चाहिए। अच्छा माँ जी, लो पहन लिया मंगलसूत्र, अब तो ठीक है। बहू, मैं तुम्हें फिर कह रही हूँ, इस मंगलसूत्र की अहमियत को समझो। स्वरा अपनी सास शीतल की बातें सुनने के बाद अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है, जिसके बाद शाम को जैसे ही स्वरा की नींद खुलती है, वो खुद से कहती है, अरे ये क्या, आज तो मैं काफी देर तक सोती रही, जल्दी से नहाकर शाम का खाना बनाने की तैयारी में लग जाती हूँ। स्वरा नहाने के लिए चली जाती है, जिसके बाद वो रसोई में जाकर रात का खाना बनाने लगती है। कुछ ही देर में रंजीत भी ऑफिस से आ जाता है और वो अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। जैसे ही रंजीत बाथरूम में जाता है, वहाँ नल के ऊपर स्वरा का मंगलसूत्र टंगा हुआ देखता है। अरे ये क्या, स्वरा अपना मंगलसूत्र यहीं भूल गई। कोई बात नहीं, आज मैं ही उसे उसका मंगलसूत्र पहना देता हूँ। रंजीत मंगलसूत्र ले जाकर रसोई में स्वरा के गले में पहनाने लगता है। तभी शीतल रसोई में पहुंच जाती है और ये सब देखकर कहती है, देखा, इतनी बार समझाने के बाद भी तेरी पत्नी को मेरी कोई बात समझ नहीं आती। अरे मंगलसूत्र गले में पहनने की चीज है ना, कि उसे बार बार उतार कर यहाँ वहाँ फेंकने की। रंजीत, मैं तो इसे समझा समझा कर पागल हो गई हूँ, अब तू ही समझा। इतना कहकर शीतल वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद रंजीत अपनी पत्नी स्वरा से कहता है, अरे मेरी जान, अगर माँ मंगलसूत्र उतारने के लिए मना करती है तो इसे अपने गले से मत उतारा करो। ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही वो कहती हैं। हाँ हाँ, अब तुम भी अपनी माँ के पक्ष में ही बोलो। अरे मुझे जब पहनना होगा मैं पहन लूंगी, इन सब दिखावे वाली चीजों से कुछ नहीं होता। रंजीत स्वरा को मंगलसूत्र पहनाकर नाश्ते की टेबल पर पहुंच जाता है, जिसके बाद सभी लोग नाश्ता करके वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं
और स्वरा की आदत ठीक नहीं होती। वो हर रोज कभी कहीं तो कभी कहीं मंगलसूत्र उतार कर डाल देती। एक दिन शीतल मंदिर से घर की तरफ लौट रही थी कि तभी उसकी नजर उसके घर के बाहर पड़े कूड़े पर पड़ती है। अरे ये क्या, इस कूड़े के अंदर क्या चमक रहा है? जैसे ही शीतल कूड़ा हटाकर देखती है, शीतल को कूड़े के अंदर स्वरा का मंगलसूत्र दिखाई देता है, जिसे देखते ही शीतल बहुत आग बबूला हो जाती है और गुस्से से मंगलसूत्र उठाकर स्वरा के पास जाती है। स्वरा, स्वरा, कहाँ हो तुम? अरे तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मंगलसूत्र हमेशा अपने गले में डाला करो। आज तो तुमने हद ही कर दी। तुमने इतनी महत्वपूर्ण चीज को कूड़े में डाल दिया। ये तुम कैसे कर सकती हो? अरे माँ जी, गलती से सफाई करते करते कूड़े में चला गया होगा। ये मैंने जानबूझकर नहीं डाला। देख बहू, ये मेरी आखिरी वार्निंग है तुम्हें। इस मंगलसूत्र को आइंदा अगर अपने गले से उतारा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शीतल इतना कह ही रही थी कि तभी अचानक से घर के टेलीफोन की घंटी बजती है। हेलो, कौन? देखिए, मैं रंजीत की कंस्ट्रक्शन साइट से बात कर रहा हूँ। दरअसल एक हादसे में रंजीत जी बिल्डिंग से नीचे गिर गए, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। लाश हॉस्पिटल गई है। मैं आपको एड्रेस भेज देता हूँ, फौरन हॉस्पिटल पहुँच जाइए। ये सुनते ही शीतल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बहुत बुरी तरह रोने लगती है। अरे माँ जी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? शीतल के हाथ पैर कंपकपाने लगते हैं और वो बहुत ही मुश्किल से बोलती है। रंजीत कंस्ट्रक्शन साइट पर था और अचानक से बिल्डिंग से नीचे गिर गया। अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। इतना सुनते ही स्वरा फूट फूट कर रोने लगती है, जिसके बाद वो दोनों हॉस्पिटल से रंजीत की लाश को घर ले आती हैं। चारों तरफ मातम का माहौल था और सभी की आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्वरा पत्थर की मूरत की तरह केवल रंजीत की लाश को निहारती रहती है। तभी शीतल उसके पास आती है। अरे अब क्या इस मंगलसूत्र को लेकर बैठी है? जा फेंक दे इसे। तुझे तो वैसे भी इसकी कद्र नहीं थी। देख लिया ना तूने मेरी बात ना मानने का नतीजा। आज तेरी ही वजह से मेरे बेटे की ये हालत है। अगर एक मंगलसूत्र में इतनी ही ताकत होती है तो मैं आज इस मंगलसूत्र की ताकत देखना चाहती हूँ। अगर आज इसे पहनने के बाद मेरा पति जिंदा खड़ा हुआ तो मैं मरते दम तक इसे अपने गले से कभी नहीं उतारूंगी। जैसे ही स्वरा मंगलसूत्र अपने गले में पहनती है, उसके पति की सांसें चलने लगती है और वो अपनी आंखें खोल देता है। ये सब देखकर स्वरा को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है और वो तुरंत अपने पति को गले से लगाकर कहती है, आज मुझे एक मंगलसूत्र की शक्ति और उसकी अहमियत पता चल गई। अब जब तक मेरे प्राण मेरे शरीर से अलग नहीं होंगे, मैं इस मंगलसूत्र को अपने गले से कभी नहीं उतारूंगी। उस दिन के बाद से स्वरा अपने मंगलसूत्र को अपने सीने से कभी नहीं अलग करती और हमेशा उसे अपने गले में पहन कर रखती है। एक गांव में निर्मला अपनी बहू दीक्षा, विकलांग बेटे रवि और 10 वर्षीय पोते टोनी के साथ रहती थी। बेटा और पोता काम करने की हालत में नहीं थे, इसलिए सास बहू ही रसगुल्ले बनाकर छोटी सी मिठाई की दुकान पर उन्हें बेचकर घर का खर्चा चलाया करती थी और सुबह अपनी दुकान खोलकर बेचने लगती है। आइए आइए, रसगुल्ले खा लीजिए। नरम नरम, मुंह में एकदम से घुल जाने वाले रसगुल्ले। आइए आइए, रसगुल्ले बिल्कुल ताजे और सस्ते हैं। अम्मा जी, जरा मुझे 1 किलो रसगुल्ले कर दीजिए। ये लो बेटा। लो अम्मा, पैसे। दीदी, जरा 50 रसगुल्ले मुझे भी दे दीजिए। और मुझे भी 2 रसगुल्ले के डिब्बे दे दीजिए। जल्दी निकलना है, जरा जल्दी कीजिएगा। अरे अभी कर देते हैं आप सबका। वैसे अनिका भाभी इतनी जल्दी कहाँ जा रही हैं? अरे क्या बताऊं, भाई की लड़की हुई है ना, तो उसको ये देने जा रही हूँ। अच्छा भाभी, आपको और आपके भैया भाभी को बहुत बधाई। ये लीजिए आपके 2 रसगुल्ले के डिब्बे। बेटा, ये तुम्हारे 50 रसगुल्ले 200 रुपए के हो गए। ये लीजिए आंटी जी। वैसे आंटी, आपके रसगुल्ले बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, इसीलिए मैं हमेशा बार बार यहाँ आती रहती हूँ। एक एक्स्ट्रा मिलेगा क्या आंटी? शुक्रिया बेटा। हाँ, जरूर। तुम तो हमारी पुरानी ग्राहक हो। बहू, जरा 1 पीस दे दो इसे। ये सुनकर निर्मला की बहू दीक्षा उसे रसगुल्ले का 1 पीस उठाकर दे देती है। सास बहू के रसगुल्ले इस गांव में बहुत ज्यादा मशहूर थे। इतने की दुकान के खुलने से पहले ही रसगुल्ले के लिए लाइन लग जाती थी और ज्यादातर शादी और पार्टियों में सास बहू ही रसगुल्ले की स्पेशली ऑर्डर लिया करती थी। तभी विनोद काका उसकी दुकान पर आकर कहते हैं, घड़ी खम्मा माता जी, अरे मेरी बेटी की शादी है अगले हफ्ते, इसलिए मुझे 15-20 किलो रसगुल्ला का ऑर्डर देना था आपको। ठीक है, हम वहीं आकर ताजे रसगुल्ले बना देंगे। ये कहकर विनोद चला जाता है। माँ जी,
कितने दिनों बाद हमारे पास पहला शादी का ऑर्डर आया है सर्दियों में। हाँ बहू, वो तो है। ये कहते ही उन लोगों की दुकान पर और भी लोग आ जाते हैं, जिसके बाद एक एक करके उनकी दुकान के सारे रसगुल्ले खत्म हो जाते हैं और फिर वो दोनों अपने घर चली जाती हैं। वो देखती हैं कि रवि और टोनी मिलकर सब्जी काट रहे हैं। अरे अरे टोनी बेटा, ये तो क्या कर रहा है? और आप भी क्यों कोशिश कर रहे हैं? देखो आपका हाथ कितना कट रहा है। हाँ बेटा, ये सब करने की क्या जरूरत थी तुझे? और टोनी, तू भी अपने बाप के साथ लग गया काम करने, हम है ना। अरे मैं तो बस पापा की मदद कर रहा था। पर क्यों? मैं आकर खाना नहीं बना सकती क्या? अरे भगवान, तुम तो पीछे ही पड़ जाती हो। मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए सब्जी काटने की कोशिश कर रहा था और अपने हाथ को भी चलाना चाहता था। पता नहीं कब मेरा हाथ ठीक हो पाएगा। अब थोड़ी बहुत तो सब्जियां कट गई हैं। आप दोनों बाहर जाकर काम करते हो, दुकान को संभालते हो, फिर घर आकर खाना ही बनाना था, इसलिए मैंने सोचा कि हम दोनों मिलकर आप दोनों का काम हल्का कर देते हैं। बेटा, हम दोनों के लिए इतना सोचा तूने, उसके लिए शुक्रिया। पर तेरी तबीयत का ख्याल भी तो हमको ही रखना है ना, इसलिए तू इन सब चक्करों में मत पड़। बस दवाई खा, अच्छा खाना खा और योगा कर। डॉक्टर ने बोला था तू हाथ चलाएगा तो ठीक हो जाएगा। माँ, अभी वही तो करने की कोशिश कर रहा था मैं, पर देखो ठीक से चाकू भी पकड़ नहीं पा रहा था। पैर तो गए ही गए, हाथ भी कुछ ठीक से नहीं चल रहा, इसलिए तो आप दोनों को मेरी वजह से काम करना पड़ रहा है। साथ में टोनी के स्कूल का भी खर्चा भी रहता है। मैं कुछ करने लायक नहीं बचा। बस रवि जी, अब आगे कुछ मत कहिए। घर के प्रति जितनी जिम्मेदारी आपकी है उतनी ही मेरी भी है। आप आराम से बैठना, मैं खाना बनाती हूँ। ये बोलकर अपने पति को सहारा देकर खटिया पर लेटा देती है। कुछ देर बाद खाना बन जाता है, फिर सब एक साथ खाना खाते हैं। दीक्षा अपने पति को खाना खिलाती है। ऐसे ही एक हफ्ते बाद वो विनोद काका की बेटी की शादी में रसगुल्ले बना देती है। तभी विनोद आता है। अरे दीक्षा बेटा, रसगुल्ले बन गए क्या? हाँ हाँ काका, बस आप ये रसगुल्ले बाहर ले जाइए, बाकी हम यहाँ से परात और सिलेंडर वगैरह हटाते हैं। ठीक है बेटा, ये लो तुम्हारे रसगुल्ले के 50,000। शुक्रिया अंकल। विनोद रसगुल्ले लेकर चला जाता है। निर्मला सिलेंडर की नोक ठीक से बंद नहीं करती है। इतने में पास में बीड़ी फूंक रहा आदमी बीड़ी फेंक देता है, जिससे वहां सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है और उन सास बहू की मौत हो जाती है। जिसके बाद दोनों चुड़ैल बनकर कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? मेरे बेटे का इलाज कैसे होगा? मेरे पोते की पढ़ाई कैसे होगी? माँ जी, सब खत्म हो गया। उन दोनों का ख्याल अब कौन रखेगा? नहीं भगवान, कुछ तो कीजिए, हमें अपने बच्चों का ख्याल रखना है। तभी वो दोनों चुड़ैल वापस से इंसानी रूप में आ जाती हैं। दुनिया वालों के लिए वो मर चुकी थी, लेकिन अपने रवि और टोनी के लिए वो वापस इंसानी रूप में जाती हैं। तभी अकेले में चुड़ैल बहू कहती है, माँ जी, अब तो हम रसगुल्ले बनाकर नहीं बेच सकते हैं, तो क्या करें? मेरे पास एक तरीका है। वो हम आंगन में लगे पेड़ को रसगुल्ले का पेड़ बना देंगे और दूसरा इंसानी रूप धारण करके रसगुल्ले बेचेंगे और उन पैसों से अपने परिवार का पेट पाल लेंगे। अरे वाह माँ जी, आपका तो भूतिया दिमाग चलने लग गया वैसे ही। ये कहते ही दोनों अपनी शक्तियों से आंगन में लगे एक पेड़ को रसगुल्ले का पेड़ बना देती हैं, जिस पर चमकदार रसगुल्ले लटके हुए थे। सास बहू और रसगुल्ला को तोड़कर अपना दूसरा रूप धारण करके रसगुल्ले बेचने लगती हैं। आइए आइए, रसगुल्ले खाइए, नरम नरम रसगुल्ले। अजी, जरा मुझे 2 किलो रसगुल्ले दे दीजिए। अभी देती हूँ। सुनिए, मुझे 100 रसगुल्ले पैक कर दीजिए। ये लो आपके रसगुल्ले, ये रहे 100 रसगुल्ले, लीजिए। शुक्रिया आंटी। अरे जरा मुझे 2 रसगुल्ले दीजिएगा। अनिका की बात सुनकर जानकी उसे रसगुल्ले देती है। तभी वो खाकर बोलती है, आहा, आपके रसगुल्ले तो बहुत अच्छे हैं। इसमें किसी का जाना पहचाना स्वाद आ रहा है, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत अच्छे रसगुल्ले बनाती थी वो सास बहू। अच्छा, बिल्कुल आप दोनों सास बहू की तरह ही उनकी भी जोड़ी थी। शुक्रिया। इस तरह रसगुल्ले खत्म होने पर सास बहू अपने रसगुल्ले के पेड़ से और रसगुल्ले तोड़कर लाती है और दुकान पर रसगुल्ले बेचती है और बेचकर अपने घर चली जाती है। उन पैसों को देखकर वो कहती है, बेटा ये ले, तूने मुझसे स्कूल की फीस मांगी थी ना, अपने स्कूल में जमा कर देना। ठीक है माँ। और ये लीजिए,
आपकी नई दवाई, इसे खा लीजिए। तुम कितनी मेहनती हो दीक्षा, और मेरा कितना ख्याल रखती हो। भगवान तुम्हारी जैसी पत्नी सभी को दे। अरे आप अच्छे हैं, इसलिए आपको सब अच्छे ही लगते हैं। इस तरह वो दोनों चुड़ैल सास बहू अपना रूप बदलकर रसगुल्ले के पेड़ से रसगुल्ले तोड़कर रसगुल्ले बेचा करती थी, जिससे देखते ही देखते उनके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए। और वक्त रहते दीक्षा ने अपने पति का अच्छे अस्पताल में इलाज कराया, जिससे उसका हाथ ठीक हो गया और पैर एक नकली लगवा दिया। वहीं टोनी भी अच्छे स्कूल में पढ़कर एक इंटेलिजेंट बच्चा बन गया था, जिसके स्कूल में फर्स्ट ग्रेड आते थे। वक्त के साथ सास बहू इसी तरह रसगुल्ले बेचती गईं और टोनी 15 साल का हो गया और रवि भी दुकान पर बैठकर रसगुल्ले बेचा करता था। तभी एक दिन कमरे में रवि अचानक से आता है कि उसे अपने माँ और अपनी पत्नी के रूप में दो चुड़ैलें दिखाई देती हैं और वो घबराकर कहता है, माँ, ये सब क्या है? आप दोनों इस रूप में क्यों हैं? बेटा, हमसे डर मत, क्या बताएं? ये क्या हुआ? कब हुआ? मुझे सब बताइए। मैं बताती हूँ। ये बोलकर दीक्षा उसे उस हादसे से लेकर अब तक की सारी कहानी बयां कर देती है और कहती है, रवि जी, ये सब हमने आप दोनों के लिए ही किया था, क्योंकि आप ठीक नहीं थे और टोनी छोटा था। लेकिन अब आप दोनों खुद सब कुछ कर सकते हो और घर की आर्थिक स्थिति रसगुल्ले पेड़ से अच्छी है। रसगुल्ले का पेड़? हाँ, तो अब से रसगुल्ले पर पेड़ से ही रसगुल्ले बेचना। अपनी शक्तियों से हमने आंगन में ही उस पेड़ को उगाया है और अपना ख्याल रखना। हम दोनों को अब जाना होगा। पर माँ, दीक्षा। रवि उन्हें आवाज लगाकर रोने लगता है, पर दोनों उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती हैं। जिसके बाद रवि रसगुल्ले पेड़ से रसगुल्ले बेचता था और अपने बेटे को खुद ही